हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज से आपके फाइनल शार्ट की वीडियो स्टार्ट हो चुकी है और फाइनल शार्ट में कोई भी चैप्टर, जो भी चैप्टर आपका स्टार्ट किया जाएगा उस चैप्टर का पूरा कंप्लीट रिवीजन करवाया जाएगा और चैप्टर में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बचेगा कि जो आपसे छूट जाए, यानी कि हर एक पॉइंट को टच किया जाएगा। और ये फाइनल शार्ट का वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी से बिल्कुल रिलेटेड बनाया जाता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि फाइनल शार्ट की इस वीडियो से पिछले साल भी बच्चे फाइनल शार्ट के वीडियो देख देख कर काफ़ी अच्छे और बढ़िया अंक ले आए थे बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए, सबसे पहले मैं फाइनल शार्ट के बारे में आपको बता दूं कि फाइनल शार्ट में क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी और ये फाइनल शार्ट का वीडियो आपके डेली लेक्चर से कितना डिफरेंट है। फाइनल शार्ट की अगर हम बात करें तो फाइनल शार्ट में सबसे पहले आपको वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो आपको उस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। और फिर उसके बाद चैप्टर में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीज़ें भी फाइनल शार्ट के वीडियो में बताई जाएंगी, ठीक है। और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन या इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे उसको पूरा अच्छे तरीके से फिर से डेराइव जो है आपके सामने किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है पूरा चैप्टर आपको फिर से समझाया जा रहा है। इसको चाहे आप कंप्लीट रिवीजन भी समझ लीजिए या इसी को हम लोग जो है फाइनल शार्ट के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो जो इस चैप्टर में हमें पढ़नी है सबसे पहले उसको समझते हैं, उसके बाद उसको जो है एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया जाएगा अच्छे से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर देखिए अभी तक आपने साइंस में कुछ पढ़ा नहीं है या अभी तक आपने रिवीजन भी स्टार्ट नहीं किया हो तो बिल्कुल डरने वाली कोई बात नहीं है। फाइनल शार्ट की वीडियो जो है आपके लिए पर्याप्त होगी। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी बेहतर तैयारी जो है, अगर आप पूरी फाइनल शार्ट की वीडियो अच्छे से कवर करते हैं तो आपकी पूरी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। चलिए, इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें पढ़ना प्रकाश का अपवर्तन। पहला पॉइंट, प्रकाश का परावर्तन क्या है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के बाद परावर्तन का नियम देखना है। ठीक है। परावर्तन के नियम के बाद दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। उसके बाद जो आपको पढ़ना है वो है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, ठीक है। इतना तो परावर्तन के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है, दर्पण सूत्र। अब आगे देखिए, फिर पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी, अपवर्तन के नियम, ठीक है। और वर्ण विक्षेपण, ठीक है। वर्ण विक्षेपण क्या चीज होता है? वर्ण विक्षेपण को जानने से पहले आपको प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना होगा, ठीक है। प्रिज्म के बारे में जो है हल्की सी जानकारी आपको लेनी है। हालांकि प्रिज्म के बारे में काफ़ी डिटेल में हमें नहीं जाना है, डिटेल में स्टडी जो है हमें क्लास 12 में करनी है। लेकिन वर्ण विक्षेपण को समझने के लिए जो है प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। और अगर आप प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा जान जाएंगे तो फिर वर्ण विक्षेपण जो है आप आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें जो है इस चैप्टर में हमें मोस्टली पढ़नी है। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका दर्पण का सूत्र है। इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। और दर्पणों के द्वारा प्रकाश का परावर्तन, इसमें आपके आ जाएंगे दर्पण के द्वारा, यानी गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और प्रतिबिंब बनने के कुछ रूल और नियम होते हैं जो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था और उसको आज यहाँ फिर से भी मैं बताऊंगा। अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो तो ध्यान से वीडियो को देखते जाइए। और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इस फाइनल शार्ट की वीडियो से अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। प्रकाश का परावर्तन, सबसे पहले
प्रकाश के परावर्तन को समझते हैं। हालांकि देखिए फाइनल शार्ट की वीडियो में जो छोटी छोटे आपके डेफिनेशन है जो कभी बोर्ड एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, उन सब चीज़ों पर हम बात नहीं करेंगे, सीधे डायरेक्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ही बात करेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन सिंपल से डेफिनेशन है। डेफिनेशन सबको पता है कि जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है या पड़ती है तो उस सतह से परावर्तित हो जाती है। यानी जिस कोण पर आती है उसी कोण पर क्या होती है, टकराकर अपने मार्ग यानी अपने माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश के वापस लौटने की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन के नियम देखिए, परावर्तन के नियम। पहला नियम, प्रकाश किरण जिस एंगल पर आती है उसी एंगल पर जो है परावर्तित हो जाती है। इसका मैंने आपको बार बार बताया सिंपल सा एग्जांपल देखने के लिए कि जिस एंगल पर प्रकाश किरण जो है जाती है उसी एंगल पर वापस आती है। इसका अगर आपको जीता जागता एग्जांपल देखना है तो प्रकाश किरण की जगह आप एक रबड़ की बॉल ले लीजिए और इसको बिल्कुल ऐसे सीधे परपेंडिकुलर जो है गिरा दीजिए। जिस रास्ते पर वो जाएगी उसी रास्ते से वापस चली आएगी, ठीक है। और अगर उसको आप किसी एंगल पर गिराते हैं तो जिस एंगल पर गिराएंगे टप्पा खाने के बाद उसी एंगल पर वो परावर्तित हो जाती है। तो पहला रूल क्या हो जाएगा, आपतन कोण, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई चिकनी सतह है, ये कोई प्रकाश आई, ठीक है, यहाँ पर पड़ी और यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो इस बिंदु पर हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल खींच लेते हैं। क्या करते हैं, एक नॉर्मल खींचते हैं जिसे हम लोग अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब, ठीक है। तो अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाती है इसे बोलते हैं आई यानी कि आपतन कोण, और अभिलंब के साथ जो परावर्तित किरण, ठीक है, कोण बनाती है इसे बोलते हैं परावर्तन कोण आर। तो पहला रूल यही है परावर्तन का कि आपतन कोण आई का मान परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, ठीक है। आपतन कोण आई का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है यानी कोण आई इक्वल टू कोण आर, ठीक है। दूसरा आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। जैसे तल की बात अगर हम करें तो जैसे ये हमारा ब्लैक बोर्ड है, बोर्ड पर ऐसे मान लीजिए कोई प्रकाश किरण आकर टकराकर वापस जाती है, तो अगर ये आपतित किरण हो गई, यहीं से टकराकर ये वापस गई, परावर्तित किरण हो गई, और यहीं पर हमने क्या खींचा, एक अभिलंब खींच लिया। तो अगर हम आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब की बात करें तो वो तीन के तीनों जो है क्या है, एक ही तल में है, और वो मेरा तल कौन सा हुआ, ये ग्रीन बोर्ड, ठीक है। तो दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है। तो ये है आपके परावर्तन के नियम। बात अच्छे से समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन। दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। तो बेसिकली अगर मैं दर्पण की बात करूं तो दर्पण हमारे बेसिकली टू टाइप के होते हैं।
पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। अब ये गोलीय दर्पण भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है, ये दो प्रकार के दर्पण होते हैं। तो अगर हम समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, अगर हम प्रतिबिंब बनाएं तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है कैसे बनता है, जितनी दूर समतल दर्पण से जितनी दूरी पर ये अगर कोई वस्तु रखा हुआ है ए बी, तो जितनी दूर वस्तु है उतनी ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा ए बी, ठीक है। जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब इस तरीके से बनता है, जितनी दूर दर्पण से जितनी दूर वस्तु है उतनी ही दूर अंदर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और जितना बड़ा है उतना ही बड़ा बनेगा, ठीक है। तो समतल दर्पण में कुछ हमें एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण, जो मेन है। गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के टोटल 2 केस स्टडी करने हैं, ठीक है। इसमें 2 केसेस पढ़ने हैं और इसमें जो है 6 केसेस पढ़ने हैं। और इन 6 केसेस और 2 केसेस को पढ़ने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि प्रतिबिंब बनने का नियम क्या है, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए, प्रतिबिंब बनने का नियम, और इसको समझते हैं। तो जब प्रतिबिंब बनने का नियम समझ लेंगे तो ये जो 6 केसेस और 2 केसेस हमें पढ़ने हैं ये बिल्कुल इजी लगेगा, लड्डू जैसा, एक ही बार में गोलगप्पे की तरह खा जाओगे। लेकिन अगर नियम नहीं अच्छे से समझोगे तो फिर ये लोहे का चना लगेगा, और लोहे का चना चबाया कैसे जाता है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि हमने कभी चबाया नहीं है, वो आप लोग जानिए। और अगर अच्छे से समझ लिए तो फिर गोलगप्पा और लड्डू लगेगा, एक ही बार में आप खा सकते हैं। प्रतिबिंब बनने के नियम, ठीक है। सबसे पहला नियम है, जैसे मान लीजिए कोई भी दर्पण है, ठीक है। हाँ, दर्पण से संबंधित छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने नहीं बताया, तो अभी यहीं पे हम क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। परिभाषा दर्पण की हमने आपको बताई नहीं है, तो चलिए एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। अगर हम गोलीय दर्पण की बात करें तो गोलीय दर्पण क्या होता है, कांच का एक खोखले गोले का पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा कांच का कोई खोखला गोला है, हाँ थोड़ा बहुत सीधा तो बना है ना, सीधा बना कि नहीं बना है, देख के बताइए आप लोग। अरे काम भर का गोला बन गया है ना, ठीक है। अब इस गोले का ये मान लेते हैं केंद्र। तो अगर हम गोलीय दर्पण की बात करें तो गोलीय दर्पण को बनाने के लिए कांच का कोई खोखला गोला होता है, उसका एक पार्ट ऐसे काट लिया जाता है, ठीक है। तो कांच का मान लेते हैं ये पार्ट हमने क्या किया, काट लिया, ठीक है। तो कांच के इस कटे हुए पार्ट पे अगर हम अंदर की ओर पेंट कर देते हैं तो ये हमारा बन जाता है उत्तल दर्पण, और अगर इसके बाहर पेंट कर देते हैं तो बन जाता है अवतल दर्पण, ठीक है। तो दर्पण तो क्लियर हो गया, उत्तल और अवतल कैसे पहचानते हैं, ठीक। अब अगर हम दर्पण के केंद्र की बात करें तो दर्पण का केंद्र क्या होगा, तो जो इस खोखले गोले का केंद्र होता है वही इस दर्पण का भी केंद्र होगा। तो यानी दर्पण के केंद्र की क्या परिभाषा बनी, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र की पहली परिभाषा के लिए दूसरी आ जाओ। वक्रता त्रिज्या आर क्या होती है, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को
दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये भी क्लियर? ओके, आगे आ जाओ। बात करते हैं दर्पण के ध्रुव की। ठीक है, दर्पण के ध्रुव की। तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई? चलिए आगे आ जाइए। बात करते हैं मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष क्या होती है? तो दर्पण के मध्य बिंदु यानी कि ध्रुव को और दर्पण के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये गोला, ये जो गोलीय दर्पण दिख रहा है, इसका केंद्र किधर होगा? इसके अंदर ही, यहीं कहीं होगा, यहीं कहीं होगा ना। तो दर्पण के ध्रुव और इसके वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, इसी को इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई? ठीक है, और फोकस बिंदु क्या होता है? ठीक है, फोकस बिंदु जो है ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बिल्कुल बीचों बीच जो है आपका फोकस स्थित होता है, लेकिन इसकी परिभाषा थोड़ा अलग डिफाइन की जाती है। क्या की जाती है? थोड़ा अलग तरीके से जो है मुख्य फोकस की परिभाषा डिफाइन की जाती है। कैसे? मुख्य अक्ष के, अब देखो प्रतिबिंब बनने का पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस यानी कि F, इसका जो मध्य बिंदु होगा ये होगा आपका फोकस F, फोकस से होकर चली जाती है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे, ठीक है, या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? पहला रूल। दूसरा रूल देखिए, दूसरा रूल, जस्ट एक मिनट, बाहर कोई बोल रहा है उसको हम शांत करा दें। दूसरा देखिए, दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम यह है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली सभी प्रकाश किरणें, ठीक है, दूसरा है मुख्य फोकस से होकर जाने वाली सभी प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, अगर ये हमारा मुख्य फोकस है, इससे होकर कोई प्रकाश किरण ऐसे आता है तो इस दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात ये क्या होगा? मुख्य अक्ष के बिल्कुल ऐसे समांतर चला जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से? ये दूसरा, ये पहला रूल है और ये दूसरा। तीसरा रूल क्या है? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है, क्योंकि वक्रता केंद्र से होकर जो भी प्रकाश किरण जाएगी वो दर्पण पर लंबवत पड़ेगी और लंबवत पड़ने वाली प्रकाश किरण अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो इसको हम तीसरे कलर के चाक से जो है दिखा देते हैं, डिनोट कर देते हैं। तीसरा कलर ये ले लेता हूं मैं, नीला। ठीक है, ये इसका वक्रता केंद्र सी है और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली कोई भी प्रकाश किरण होगी वो परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग यानी जिस रास्ते से जा रहे उसी रास्ते पर वापस लौट आती है। तो ये प्रतिबिंब बनने के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 नियम है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, इन तीनों नियमों को आप अच्छे से याद रखिएगा, जो आपको प्रतिबिंब बनाने में काफी ज्यादा मदद करेंगे। ठीक है, चलिए अब हेडिंग लगाइए, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, रूल तो हमने पढ़ लिया। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, क्योंकि अवतल दर्पण में हमें 6 केसेस टोटल पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना।
तो देखिए अवतल दर्पण में ये टोटल हमको 6 केसेस पढ़ना है और ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से, क्योंकि एक केस हम आपको जो है अच्छे से समझाएंगे, बाकी आप अपने आप समझ जाएंगे और ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं कर पाएंगे तब बताइएगा, ठीक है। और आई होप अगर आप ध्यान से समझते हैं तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। अदरवाइज अगर आप इधर उधर करेंगे, स्किप करेंगे, तो फिर कोई गारंटी नहीं है। तो चलिए मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण हमने बनाया है, ठीक है। ये क्या है, अवतल दर्पण है। भाई पेंट वेंट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। तो इसमें अगर हम पहले केस की बात करें तो पहला केस क्या है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो अनंत से आने वाली सभी प्रकाश किरणों को माना जाता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। तो सबसे पहले आप इसका वक्रता केंद्र सी बना लो, यहाँ कहीं इसका वक्रता केंद्र सी होगा और इसकी फोकस एफ यहाँ कहीं होगा। यहाँ पे देख रहे हैं बार बार 2f लिखा गया है, तो 2f का मतलब होता है वक्रता केंद्र, यानी फोकस दूरी का 2 गुना। और वक्रता केंद्र, ठीक है, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है, r इक्वल टू होता है 2f। r इक्वल टू क्या होता है, 2f, ठीक है। तो यानी 2f जो है आपकी वक्रता केंद्र है, या सीधे सीधे इसको c की जगह आप 2f भी लिख सकते हैं। तो पहला केस अनंत पर है, तो अनंत से आने वाली सभी प्रकाश किरणें क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर मानी जाती हैं। और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं, फोकस से। तो यानी ऐसे कोई प्रकाश किरण अनंत से आएगी और टकरा के फोकस से होकर चली जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए दोनों एक दूसरे से यहाँ कट कर रहे हैं, तो यहीं पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। यहीं पर वस्तु का क्या हो जाएगा, छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा। अगला केस है, जब वस्तु अनंत व 2f के बीच हो। तो अनंत और 2f के बीच मान लेते हैं यहाँ कहीं पर वस्तु स्थित होता है, ठीक है, ए बी। तो अब एक प्रकाश किरण आप क्या करोगे, मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर ले जाइए और परावर्तन के पश्चात ये कहाँ से होकर चला जाएगा, फोकस से होकर चला जाएगा। और दूसरे जो प्रकाश किरण है इसको आप वक्रता केंद्र सी से लेकर जाइए। तो सी से होकर जाने वाली, तीसरा रूल क्या, सी से होकर जाने वाली सभी प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट आते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ से जा रही है और ये दोनों एक दूसरे से यहाँ कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो 2 केसेस आपको समझ में आ गए अच्छे से। ठीक इसी तरीके से जब वस्तु 2f पर स्थित होगा तो 2f पर वस्तु यहाँ पे स्थित कराओ, ठीक है। एक प्रकाश किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, फोकस से लौट आएगी, और दूसरी प्रकाश किरण फोकस से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो लेगी। तो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल 2f के ठीक नीचे कट करेंगे, प्रतिबिंब 2f पर बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है हमें क्या करने हैं, हर एक का डायग्राम खींचना है, ठीक है। अब सभी लोग हर एक स्टेप का, यानी हर एक पॉइंट का डायग्राम खींचिए और इसको अच्छे से बनाइए, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के केवल 2 ही केसेस हैं, ठीक है। एक ये और दूसरा ये, ठीक है। एक सेकंड, वस्तु अनंत और, ठीक है, P के बीच स्थित हो, ठीक है। अनंत और P के बीच, अनंत व P के बीच, ठीक है। ये है हमारा उत्तल दर्पण का केस। उत्तल दर्पण में केवल हमें यही 2 ही केसेस पढ़ने हैं। यहाँ पे अवतल की जगह आप क्या कर लीजिए, उत्तल, ठीक है। चलिए उत्तल दर्पण का दोनों केस देख लीजिए। ये हमारा मान लीजिए कोई क्या है, उत्तल दर्पण है। ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। इसका वक्रता केंद्र सी यहाँ कहीं होगा, यानी कि जिसको हम 2f बोलते हैं, 2f, और फोकस दूरी f यहाँ कहीं होगी। वस्तु P व अनंत के बीच में स्थित है, ठीक है। पहला केस है जब वस्तु अनंत पर स्थित है। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित है इसमें भी सिंपल सा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा यही फोकस पर बनेगा, ठीक है। कहाँ बनेगा, फोकस पर, अंदर नहीं बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए प्रकाश किरण ऐसे आएगी, ठीक है, और टकराकर वापस ऐसे लौट जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे लौटेगी, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होकर आ रही है, ठीक है। ऐसा प्रतीत होगा कि ये जो है फोकस यानी कि एफ से होकर आ रही है, तो यानी यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा।
दूसरा, जब अनंत और P के बीच में मान लेते हैं यहां कहीं पे वस्तु स्थित है, ये हमारी A और B। तो पहली मुख्य अक्ष के समांतर यहां से चली गई, और दूसरी जो प्रकाश किरण होगी वो क्या हो जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सभी प्रकाश किरणें क्या होती है, दर्पण पर लंबवत पड़ती हैं और परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर क्या होती हैं, वापस लौट जाती हैं। तो यानी ये जिस रास्ते पर आई उसी रास्ते पर वापस लौट गई। इसको डाट डाट करके जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये देखो एक दूसरे से कहाँ, यहाँ पे कट कर रही है, तो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, A डैश B डैश। ठीक है, बात अच्छे से समझ में आई। तो इस तरीके से ये 2 केस थे आपके उत्तल के और 6 केस थे अवतल के। अब बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, दर्पण सूत्र यानी कि मिरर फार्मूला। ओके, ध्यान से देखिएगा, इसको कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। और जितने बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आज की इस वीडियो का लाइक है 800 लाइक, ठीक है, तो अगर आज की इस वीडियो पर 800 लाइक आ गए तो इसी तरीके से हम फाइनल शार्ट जो है आपको कंटिन्यू कर देंगे। और साथ ही साथ ये भी कमेंट करके बताइए कि इसी तरीके से हर एक चैप्टर का हम फाइनल शार्ट आपको प्रोवाइड करा दें या कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फाइनल शार्ट। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए। चलिए आगे देखते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र ये इस चैप्टर का बहुत ही मेन टॉपिक है। और ये समझ लीजिए कि ये एक टॉपिक अगर आप अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इससे आपके कई सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। जैसे कि पहला तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। और दूसरा जो है इससे रिलेटेड यानी इसी फार्मूले पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से लगभग बनते हैं मोस्टली इसी एक फार्मूले पर क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई एक दर्पण है। ठीक है, अब चाहे आप अवतल दर्पण लीजिए या उत्तल दर्पण लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फार्मूला दोनों के लिए सेम आएगा। तो ये हमने एक अवतल दर्पण ले लिया। ठीक है, ये अवतल दर्पण की क्या हो गई, मुख्य अक्ष, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे इसका सेंटर होगा यानी कि 2F, यहाँ पे इसकी क्या होगी, फोकस होगा F। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कोई वस्तु स्थित है इस तरीके से, A B कोई वस्तु है जो यहाँ पर क्या है, स्थित है। थोड़ा सा और बड़ा बना लें, चलिए A B। ठीक, क्या होगा, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर जाएगी इस तरीके से, और परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी ना, ये रहा फोकस। तो परावर्तन के पश्चात ये जो है ऐसे फोकस से होकर निकल जाएगी। ठीक है, ये इसका F है। दूसरी प्रकाश किरण क्या है, वक्रता केंद्र यानी C, और C क्या होता है, 2F। 2F से होकर जाएगी इस तरीके से। ठीक है, और परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। क्यों, क्योंकि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सभी प्रकाश किरणें क्या होती हैं, दर्पण पर लंबवत पड़ती हैं, और दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली सभी प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है इस तरीके से वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, B डैश A डैश। ठीक है, उल्टा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे वस्तु है, ये इसका ध्रुव यानी P है। तो ध्रुव P से वस्तु की दूरी यानी कि PA क्या होता है, -U। ठीक है, माइनस क्यों, क्योंकि दर्पण के बाई साइड है, दर्पण के बाई साइड है। चिन्ह परिपाटी का नियम कहता है कि कोई भी दूरी अगर दर्पण के बाई साइड हम नापते हैं तो वो माइनस में लिखी जाएगी, और दाई साइड की सारी दूरी प्लस में लिखी जाएगी। ठीक है, P से फोकस की दूरी यानी F, PF क्या हो जाएगा, -F। ठीक है, P से 2F की दूरी, 2F यानी यह होता है वक्रता केंद्र C, और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। और R जो है फोकस दूरी का क्या होता है, 2 गुना होता है। ठीक है, तो यानी
इसको लिखने की खास कोई ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। P2F या इसको यहीं पे C लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप PC मेजर करेंगे तो ये दे देगा आपको -R, और R की वैल्यू जो है 2 गुना होता है किसका, 2F का, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ध्रुव से वस्तु प्रतिबिंब की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, P, प्रतिबिंब कहाँ पे, A', PA' इक्वल टू -V, ठीक है। ये इतनी चीज़ें हमें काम आने वाले हैं, इसलिए इसको हमने पहले लिख लिया। अब ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये 2 त्रिभुज दिख रहे हैं। ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर हैं भाई, शीर्षाभिमुख है। ये कोण 90 अंश है, ठीक है। तो किसी भी 2 त्रिभुज के अगर 2 कोण आपस में बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, यानी त्रिभुज दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए, ठीक है। तो त्रिभुज ABC एंड A', त्रिभुज A', में, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो संगत भुजाएं AC के संगत कौन है, A', तो A', अपान या A', प्रतिबिंब A', बटे वस्तु, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई AB इक्वल टू, सबसे पहले छोटी सा त्रिभुज की भुजा ली हमने A', अब इसी त्रिभुज की दूसरी भुजा लेंगे A', अपान, अब इस बार बड़े वाले त्रिभुज की भुजा ले लेंगे AC। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, इस पर एक लंब खींच देते हैं, ठीक है। यहां पे कोई नाम दे देते हैं R और इसको M, ठीक है। अब एक दूसरा त्रिभुज देखिए, ये और ये, ठीक है। त्रिभुज A', B', F एंड त्रिभुज FRN, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी जरा ध्यान से देखिए, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, क्यों, शीर्षाभिमुख। ये कोण और ये कोण 90 अंश होंगे, ठीक है, क्योंकि ये लंब डाला गया है और प्रतिबिंब भी इस पर लंब ही होगा। तो किसी भी त्रिभुज के 2 कोण बराबर तो तीसरा अपने आप बराबर, त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो जब त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समान अनुपात में होंगी। A', B' बटे A', के संगत कौन है इसमें, A', क्या है, लंब वाली भुजा है, इसमें लंब वाली आर्यन है, इक्वल टू A', F अपान FN, ठीक है, FN। ये हो गया समीकरण, अभी नहीं, इसको समीकरण नंबर 2 नहीं, परंतु AB इक्वल टू RN, क्यों, क्योंकि ये प्रकाश किरण इसके समांतर है, और समांतर कोई भी 2 लाइन अगर समांतर हैं तो उनके बीच की दूरी हर जगह बराबर होती। तो जितना AB है उतना यहाँ भी होगा, उतना यहाँ, उतने यहाँ, तो AB बराबर RN, ठीक है। तो AB की जगह हम क्या, RN की जगह क्या लिख देते हैं, AB। तो A', B' अपान AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, A' F अपान FN। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड अपने आप बराबर हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड यानी कि A' अपान AC इक्वल टू A' अपान FN, ठीक है। अब अगर यहां तक आप अच्छे से समझ गए हैं तो बस आगे इसकी वैल्यू रखनी है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, A', ये है, ठीक है। तो A', ये दूरी हमें चाहिए कि ये इतना है ना, तो इतना हमें
जो भी दूरी चाहिए वो हमें कहाँ से चाहिए, पी से चाहिए। कहाँ से चाहिए, पी से चाहिए। लेकिन पी से दूरी लेने से पहले एफ को भी हम पी के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं यहीं पे, ठीक है, उसके बाद करते हैं। यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, तो बिंदु P व F, P व N, ठीक है, P व N समपाती होंगे। क्या होंगे, समपाती होंगे। क्यों, अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो जाए, यानी ये बिंदु R यहाँ कहीं आ जाए, तो यहाँ से लंब डालेंगे तो लंब भी यहीं कहीं आके पड़ेगा, तो यानी P और N एक ही बिंदु हो जाएंगे। तो यानी P की जगह पे अब हम N लिख सकते हैं, ठीक है, सॉरी N की जगह P लिख सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा, A डैश C अपान AC इक्वल टू A डैश F अपान FP, ठीक है। अब सारी दूरी हमें, ये तो P से है, लेकिन ये सारी दूरियां P से नहीं है, तो सभी दूरी को हमें क्या करना है, P से बना लेना है। तो देखिए भाई, पहले है A डैश C इक्वल टू ये इतने के लिए क्या करना होगा, P से C, यानी PC में से PA डैश घटा दो, तो PC माइनस PA डैश, इसकी जगह लिख सकते हैं। आगे नीचे AC है आपका, AC ये इतने के लिए क्या करेंगे, PA में से PC घटा देते हैं, तो PA से घटा देते हैं हम PC, ठीक है। और A डैश F ये इतना चाहिए, तो ये इतने के लिए क्या करेंगे, PA डैश में से PF घटा देते हैं, A डैश F इक्वल टू PA डैश में से घटा देते हैं PF को, ठीक है। तो अब ये वैल्यू उठा के चुपचाप यहाँ पे क्या करेंगे, रख लेंगे। PC माइनस PA डैश अपान PA माइनस PC इक्वल टू PA डैश माइनस PF अपान ये भी PF, ठीक है। अब देखिए, अब बीच में मिटा रहे हैं और सारी वैल्यू हम रख दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया है ना, सबको समझ में आ गया। चलो देखिए भाई, PC कितना है, -2F, तो -2F माइनस PA डैश माइनस V अपान PA कितना है, -U, बीच में माइनस है। PC कितना है, -2F इक्वल टू, आगे क्या है, PA डैश है कितना, -B माइनस PF कितना है, -F अपान PF कितना है, -F, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब माइनस सबसे कॉमन ले लो माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे माइनस है, तो ये हो जाएगा +2F, यहाँ से माइनस चला गया अंदर से, ठीक है, तो ये बचा माइनस, बाहर वाला बच जाएगा, अंदर वाला चला गया V अपान यहाँ पे U, यहाँ पे -2F इक्वल टू V माइनस F अपान F, ठीक है। सब में से माइनस कॉमन ले लिया गया ऊपर और नीचे, तो माइनस माइनस कट गया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, कट गया। अब देखो तिरछा गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा करोगे 2F², इसका इसमें -FB इक्वल टू, इसका इसमें U का भी में करोगे तो UB, इसका इसमें -UF। अब इस बार इसका करोगे -2F का, तो ये माइनस ये प्लस, तो -2VF माइनस माइनस प्लस 2F², ठीक है। तो 2F² कैंसिल हो गए, ठीक है।
2f² क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यू बी ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है। तो इसको, ठीक है, इसी साइड में रखो और बाकी जितने टर्म माइनस वाले हैं सबको इस साइड भेज दो, ठीक है। तो यू बी प्लस में है, ये इधर आएगा, माइनस है ना, तो ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, यू एफ और ये -2vf, ये भी इधर आएगा प्लस हो गया, और -fb ये है इक्वल टू क्या हो गया, यू बी। ध्यान से समझिए हमने क्या किया है, यू बी को वैसे ही रखा, इसको यू एफ को इधर माइनस है तो इधर भेज दिया प्लस हो गया, और -2vf इधर माइनस है तो इधर भेज दिया प्लस हो गया, और इधर -f भी पहले से था उसको हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखो इसमें से ये 2 बार है, ये 1 बार है, दोनों बराबर है, इसमें से ये घट जाएगा भाई, इसमें भी एफ भी है इसमें भी एफ भी है, सेम चीज़ें हैं तो घट जाएगा, यू एफ प्लस वी एफ इजकल टू यू वी, ठीक है। अब क्या करोगे, ये बना लो समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 में यू वी एफ से भाग कर दो, समीकरण 3 में यू वी एफ से भाग करने पर, ठीक है। तो भाग करने पर देखिए क्या आता है, इधर क्या है, यू एफ यू वी एफ से भाग किया प्लस वी एफ यू वी एफ से भाग किया इक्वल टू यू वी, इसको यू वी एफ से भाग किया, ठीक है। तो कुछ चीज़ें कटेंगी कुछ बचेंगी, u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, v से v कैंसिल, f से f कैंसिल, यहाँ बचा 1/v प्लस यहाँ बचा 1/u इक्वल टू ub से ub कैंसिल, यहाँ बचा 1/f। जो चीज़ें लानी है वही चीज़, बस इसको पहले लिख दो, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, ठीक है। जो चीज़ हमें लाना था वो चीज़ आ गया, आया समझ में अच्छे से। तो इस तरीके से इसका हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, और इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन भी जो है आपके बुक में भी दिए गए हैं, एनसीईआरटी में दिया गया है, अगर आप क्वेश्चन बैंक खरीदे हैं तो क्वेश्चन बैंक में भी दिया है, आपके पास अनसॉल्व पेपर है तो अनसॉल्व पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है जरा उसको समझेंगे। तो प्रकाश के अपवर्तन की क्या डेफिनेशन है, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो अपने मार्ग पर, यानी प्रकाश किरण जिस मार्ग पे चल रहा था अब उस मार्ग पे सीधे ना चल के अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, ठीक है। तो प्रकाश के विचलन के इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इधर माध्यम वायु है और इधर मान लेते हैं जल भरा हुआ है या कांच है, कुछ भी ले लेते हैं, कोई प्रकाश किरण इस तरीके से ऐसे आ रही थी, ठीक है। तो अब ये प्रकाश किरण ऐसे सीधे ना जाकर क्या हो जाएगी, अपने रास्ते से क्या होती है, हट जाती है, यानी कि अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अभिलंब क्या चीज है, जहां पर प्रकाश किरण आकर पड़ती है वहां पर लंबवत ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, ये होता है हमारा अभिलंब, ठीक है। कितनी बात समझ में आ गई। इसके भी कुछ रूल है, वहां पे क्या था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर था, लेकिन यहां पे रूल नंबर 1 है कि आपतन कोण की जा और परावर्तन कोण की जा का अनुपात सदैव नियतांक होता है, यानी अभिलंब के बीच में ये कोण बन रहा है, ठीक है। साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू क्या होता है, नियतांक होता है, और यही नियतांक यानी क्या होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। ये प्रकाश किरण क्या होगी, अभिलंब की तरफ झुकेगी, ये रहा अभिलंब, तो अभिलंब की तरफ ऐसे झुक जाएगी, ठीक है। तो यानी ये आपका आपतन कोण आई हो गया, तो ये आपका अपवर्तन कोण क्या होगा, आर होगा। यहाँ पे इसको परावर्तन कोण नहीं, अब ये आपका बनेगा अपवर्तन कोण। कौन सा कोण,
अपवर्तन कोण। और दूसरा जो अपवर्तन का नियम है वो ही सेम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण। अब यहाँ किरण बदल गई है, वहाँ परावर्तित किरण थी, अब यहाँ क्या हो जाएगी, अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ये दूसरा रूल है। ठीक है, तो अपवर्तन की ये घटना समझ में आई। अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रिज्म की। हालांकि प्रिज्म के बारे में हमें जानना नहीं है, वर्ण विक्षेपण एक आध दो बार पूछा गया है, तो उसी को वर्ण विक्षेपण को समझने के लिए थोड़ा सा प्रिज्म को समझना जरूरी है। अगर हम बात करें प्रिज्म की, तो प्रिज्म जो है कांच का एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसे। इस पर क्या होता है कि जब भी कोई प्रकाश किरण, कोई श्वेत प्रकाश किरण जो है आपतित होती है या आकर पड़ती है, तो ये अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, 7 रंगों में क्या होती है, विभक्त हो जाती है। 1 रंग, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो इस तरीके से अपने 7 रंगों में क्या होती है, विभक्त हो जाती है। और यही पारदर्शी माध्यम जो है, कांच का पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। और श्वेत प्रकाश का, ठीक है, यानी श्वेत प्रकाश का अपने 7 रंग में विभक्त हो जाना या अलग हो जाना, ठीक है, ये घटना क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है। वर्ण विक्षेपण, वर्ण का मतलब होता है रंग, विक्षेपण का मतलब होता है अलग अलग हो जाना। ठीक है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बात समझ में आई अच्छे से। तो ये जो है कुछ, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं है वर्ण विक्षेपण, लेकिन कभी कभी जो है पूछा गया है। तो और ये जो फार्मूला अभी हमने डराइव किया और मिटा भी दिया है। ठीक है, तो इस पर जो है क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो अब आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रा बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, पसंद आई या नहीं आई। ठीक इसी तरीके से जो है फाइनल शॉर्ट की वीडियो हम आगे कंटिन्यू करें या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आप लोग जो है ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।